हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। बीते वर्ष 2024 में इतिहास, कला एवं संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के रूप में कंपाइलेशन का ये सेशन आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। थंका अंकी एक तरह का पवित्र स्वर्ण पोशाक है जो केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को चढ़ाया जाता है। अयप्पा के भक्तों के लिए इस पोशाक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मुख्य रूप से मंडल पूजा के समय थंका अंकी भव्य अनुष्ठानों और समारोहों का केंद्र बिंदु बन जाता है, जिसके दर्शन के लिए हर साल सबरीमाला मंदिर में लाखों भक्त मंदिर में एकत्रित होते हैं। थंका अंकी की परंपरा दशकों पुरानी है और मान्यता है कि विशेष अनुष्ठानों के दौरान सोने से तैयार थंका अंकी को भगवान को एक राजसी और दिव्य रूप में चढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड द्वारा थंका अंकी को सबरीमाला मंदिर को दान किया गया था। ये भेंट देवता और उनके भक्तों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित करती है, जो क्षेत्र के समुदायों को मंदिर से जोड़ने वाले गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाती है। थंका अंकी परंपरा का सबसे आकर्षक पहलू अरनमूला में श्री पार्थ सारथी मंदिर से सबरीमाला मंदिर तक चलने वाली एक शोभा यात्रा है। लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई दिनों तक चलती है। यात्रा की शुरुआत श्री पार्थ सारथी मंदिर में भव्य अनुष्ठानों के साथ होती है, जहां थंका अंकी को यात्रा शुरू करने से पहले पवित्र करके सुनहरे परिधान से सुसज्जित कर एक विशेष रूप से सजाए गए वाहन या रथ में ले जाया जाता है। मंदिर के पुजारियों, संगीतकारों और भक्तों के एक बड़े समूह के साथ यात्रा आगे बढ़ती है। इस शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे चेंडा यानी कि ढोल की गूंजती ध्वनियां और अयप्पा के भजनों का पाठ किया जाता है। शोभा यात्रा का समापन सबरीमाला मंदिर में होता है, जहां थंका अंकी को भव्य अनुष्ठानों के साथ भगवान अयप्पा को समर्पित कर दिया जाता है। यहां से मंडल पूजा की शुरुआत होती है। थंका अंकी सोने से बना एक दिव्य आभूषण समृद्धि, प्रचुरता और अयप्पा परंपरा की दिव्यता का प्रतीक है। यह केरल की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ साथ कला, साहित्य और पर्यटन को भी प्रोत्साहित करता है। लेकिन इसके सफल आयोजन को सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा, वित्तीय संसाधन, पर्यावरणीय चिंताएं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। इनसे निपटने के लिए डिजिटल दस्तावेजीकरण, उन्नत सुरक्षा, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी जैसे उपाय किए जा रहे हैं, जो इसकी प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 12 दिसंबर 2024 को केरल के कोट्टायम जिले के वयक्कम में थंथाई पेरियार के नाम से प्रसिद्ध तमिल सुधारक EV रामासामी नायकर के पुनर्निर्मित स्मारक का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम केरल और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ सरकारों के बीच मजबूत राजनीतिक एकजुटता को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने स्मारक का उद्घाटन किया, जबकि मुख्यमंत्री विजयन ने इस अवसर पर आयोजित सार्वजनिक समारोह की अध्यक्षता की। द्रविड़ कड़गम के अध्यक्ष के वीरमणि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। आइए चर्चा करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई के बारे में। वायकोम सत्याग्रह भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया है। यह आंदोलन 1924-25 में केरल के वायकोम नामक छोटे से कस्बे में हुआ। इसका उद्देश्य छुआछूत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करना था। वायकोम सत्याग्रह न केवल दक्षिण भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रतीक बना, बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। 20वीं सदी के आरंभ में केरल में जातिगत भेदभाव चरम पे था। निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश और आसपास की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी। त्रावणकोर राज्य का वायकोम महादेव मंदिर इस भेदभाव का केंद्र था, जहां केवल ऊंची जातियों के लोग सड़कों पर चल सकते थे। वर्ष 1924 में सामाजिक सुधारकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं जैसे कि KP केशव मेनन, TK माधवन, K केलप्पन जैसे नेताओं ने इन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। पेरियार ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के आदर्शों से प्रेरित होकर आंदोलनकारियों ने मंदिर के चारों ओर प्रतिबंधित सड़कों पर चलने का प्रयास किया। आंदोलन की शुरुआत में कई सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह आंदोलन और अधिक व्यापक बनता गया। गांधी जी ने इसे एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने आंदोलनकारियों को धैर्य और साहस के साथ संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा दी।
इस आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्री देवी और अन्य महिलाओं ने आंदोलन को मजबूत करने के लिए सत्याग्रह में सक्रियता से भाग लिया। उनकी उपस्थिति और सक्रियता ने आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया। तत्कालीन त्रावणकोर सरकार द्वारा गिरफ्तार सत्याग्रहियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं, लेकिन दास्ता का समर्थन और आंदोलनकारियों का दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि सरकार को अंततः इस मुद्दे पर विचार करना पड़ा। लगभग 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद त्रावणकोर सरकार ने मंदिर के चारों ओर की सड़कों को सभी जातियों लोगों के लिए खोल दिया। यह भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन की एक बड़ी जीत थी। वायकॉम सत्याग्रह ने साबित कर दिया कि शांतिपूर्ण और अहिंसक संघर्ष के माध्यम से समाज में गहरे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना के कमांडर पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने औपचारिक रूप से भारत और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय वीरों के इस महान कारनामे पर। 2024 में विजय दिवस सोमवार 16 दिसंबर को मनाया गया। यह दिन 16 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध के अंतिम परिणति की याद दिलाता है, जब पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। मात्र 13 दिन में परिणाम तक पहुंचने वाला यह युद्ध आधुनिक इतिहास के सबसे छोटे और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। आजादी के बाद से वर्ष 1971 तक तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, कि जनता अपने ही देश में व्यापक भेदभाव और अन्याय से pीड़ित थी। लंबे आंतरिक संघर्ष के बाद अंततः यहाँ की जनता ने व्यापक स्तर पर मुक्ति संग्राम चलाया। अपने इस हिस्से में अपनी सत्ता को कायम रखने हेतु पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसका उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना था। इस ऑपरेशन के कारण पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक अत्याचार, नरसंहार और लाखों नागरिकों का विस्थापन हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान लगभग 30 लाख लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा और साथ ही लगभग 1 करोड़ नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसी दौरान लगभग इतने ही शरणार्थी भारत आ गए, जिससे भारत में भी एक मानवीय और आर्थिक संकट पैदा हो गया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनाओं का समर्थन किया गया। 3 दिसंबर वर्ष 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले कर दिए, जिससे भारत को आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश करने का मौका मिल गया। अगले 13 दिनों में भारतीय सशस्त्र बलों ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर सफल अभियान चलाया, जो पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। यह विजय मानवाधिकारों और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विशेष रूप से इस युद्ध के दौरान भारत ने 1 करोड़ से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की और बांग्लादेश में लाखों लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए। बांग्लादेश के लिए विजय दिवस उत्पीड़न से मुक्ति और शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में एक नए स्वायत्त व स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है। एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला 2025 के पहले महाकुंभ क्षेत्र को एक नए जिले का दर्जा दिया है। इस साहसिक कदम का उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के कुशल प्रशासन और निर्बाध आयोजन को सुनिश्चित करना है। नए जिले को महाकुंभ मेला जिला के रूप में जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रशंसनीय निर्णय भारतीय कला एवं संस्कृति को नया आयाम देगा। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मानदंड ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम 2017 की धारा 2 के तहत प्रदान शक्तियों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया। इस नवीन जिले में प्रयागराज की 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल हैं। इसके अंतर्गत सदर तहसील के 25 राजस्व गांव, सोरांव के 3 गांव, फूलपुर के 20 गांव तथा करछाना ब्लॉक के 19 गांव आते हैं। महाकुंभ मेला जिले में अब एक समर्पित प्रशासनिक ढांचा होगा, जिससे मेला अधिकारी को इस विशाल आयोजन के समुचित प्रबंधन के लिए व्यापक अधिकार मिल जाएंगे। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है।
सरकार का अनुमान है कि 2025 के महाकुंभ में 400 मिलियन से अधिक भक्त भाग लेंगे। यह चौंका देने वाली संख्या इस आयोजन के वैश्विक महत्व को दर्शाती है। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला, जिसे पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर रखा गया। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। इन चारों शहरों में बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रत्येक स्थान पर यह आयोजन हर 12 वर्ष में होता है, जबकि अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला सबसे भव्य माना जाता है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों, संतों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाकुंभ मेला जिले के गठन के साथ उत्तर प्रदेश ने आयोजन प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा में एक मानक स्थापित किया है। इस प्रशासनिक कदम से सुनिश्चित होगा कि महाकुंभ 2025 के हर पहलू, भीड़ प्रबंधन से लेकर स्वच्छता और सुरक्षा तक की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाए और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह निर्णय 2025 के महाकुंभ मेले को भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक आयोजन बनाने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महाकुंभ मेला हमारी आस्था, परंपरा और प्रगति का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश पूरे विश्व को भक्ति और उत्सव के इस अभूतपूर्व संगम का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित करता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा बृहदेश्वर मंदिर में राजराजा चोल की प्रतिमा स्थापित करने के प्रयासों का केंद्र सरकार के द्वारा विरोध किया गया। केंद्र सरकार का मानना है कि तमिलनाडु सरकार का यह कदम यूनेस्को धरोहर स्थल की सूची में शामिल इस ऐतिहासिक महत्व वाले स्थल की मौलिकता को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि कौन थे राजराजा चोल। राजराजा चोल, जिन्हें अरुलमोझी मरवन के नाम से जाना जाता है, चोल साम्राज्य के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका जन्म सन 947 ईस्वी में हुआ और उन्होंने 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया और अपने शासनकाल में चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। राजराजा चोल के नाम से विख्यात इस शासक के शासनकाल में प्रशासन, सैन्य विस्तार और कला संस्कृति में अभूतपूर्व उन्नति हुई। उनका साम्राज्य श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। उन्होंने तमिल साहित्य, संगीत और नृत्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके समय में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बिग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह मंदिर ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के तहत 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इस मंदिर का 216 फीट ऊंचा विमान यानी कि शिखर विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर शिखरों में से एक है। इसके अलावा यहां पत्थरों पर बनी जटिल मूर्तियां, भित्तिचित्र और शिलालेख भी स्थित हैं। इन शिलालेखों में मंदिर निर्माण, अनुष्ठानों, दान और योगदान का विस्तृत विवरण है, जिसमें राजराजा चोल और उनके परिवार के योगदानों का उल्लेख मिलता है। राजराजा चोल की उपलब्धियों और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने के लिए साधे विजा त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार तमिलनाडु के तंजावुर में प्रतिवर्ष तमिल महीने एप्पासी यानी अक्टूबर से मध्य नवंबर के मध्य मनाया जाता है। इस उत्सव में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अभिषेकम, पेरुंदीपा, वजीपाडु, स्वामी परप्पाडु आदि शामिल है। अभिषेकम के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर में भगवान शिव यानी पेरुवडैयर को पवित्र स्नान कराया जाता है। पेरुंदीपा वजीपाडु में दीपों को लहराकर श्रद्धा व्यक्त की जाती है तथा स्वामी परप्पाडु देवता की शोभा यात्रा से संबंधित है। यह उत्सव कुंभकोणम के पास उदययालुर में भी मनाया जाता है, जहां राजराजा चोल की समाधि मानी जाती है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियां और ओधुवरों द्वारा भक्ति गीतों का गायन आदि। राजराजा चोल की सैन्य उपलब्धियां भी अद्वितीय थीं। उन्होंने अपनी नौसेना शक्ति को मजबूत किया, जिससे चोल साम्राज्य एक प्रभावशाली समुद्री शक्ति बन गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में राजराजा चोल ने संरचित राजस्व प्रणाली की शुरुआत करी। उन्होंने मंदिरों पर ग्राम स्तर की प्रशासनिक जानकारी अंकित कराने की परंपरा शुरू करी और उरु यानी ग्राम सभा और सभाओं यानी पंचायत के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से शैव धर्म को संरक्षण दिया, वे अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। उन्होंने तमिल साहित्य और भक्ति गीतों को प्रोत्साहन देकर सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान दिया है।
जहां एक और उत्तराखंड सरकार पर्यटन व तीर्थ यात्रा के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ व संपन्न बनाने के लिए शीतकालीन चारधाम यात्राओं जैसी योजना पर वायु वेग से काम कर रही है, वहीं पिछले कुछ वर्षों के दौरान तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु ने उत्तराखंड सरकार की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र तीर्थ स्थलों की 192 दिनों तक चलने वाली चार धाम यात्रा लंबे समय से लाखों श्रद्धालुओं द्वारा पसंद की जाने वाली आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा रही है। हिमालय में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि वर्ष 2023 के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी खतरनाक जोखिम सामने आए, जिसमें तकरीबन 246 तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी, जिससे सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में हुई चारधाम यात्रा से लगभग 47 लाख यानी 4.7 मिलियन से अधिक तीर्थयात्रियों ने भाग लिया। इसके आध्यात्मिक महत्व और आर्थिक लाभों के साथ तीर्थयात्रा की बढ़ती लोकप्रियता ने चिंताजनक चुनौतियां भी पेश की हैं। जैसे बीते वर्षों में दर्ज की गई 246 मौतों ने अत्यधिक ऊंचाई वाली यात्रा से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर चिंता बढ़ा दी है। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा 115 मौतें केदारनाथ में हुई हैं। उसके बाद बद्रीनाथ में 65, यमुनोत्री में 40 और गंगोत्री में 16 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में 10 तीर्थयात्रियों की जान चली गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने से तीर्थयात्री कुछ ही मिनटों में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जिससे शरीर को मौसम के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है। अनुकूलन के लिए आवश्यक सामग्री में कमी और ऑक्सीजन के कम स्तर के कारण अधिक ऊंचाई से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसे यदि समय रहते समुचित इलाज न मिले तो संभावित रूप से इस प्रकार की घातक स्थिति हो जाती है। अप्रत्याशित मौसम, अपर्याप्त आवासीय सुविधा और भीड़भाड़ जैसे अन्य कारक इन यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। सालाना लगभग 7,500 करोड़ की आय के स्रोत के रूप में यह यात्रा आतिथ्य, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन यापन का आधार सुनिश्चित करती है। फिर भी आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के साथ सुरक्षा उपायों के संतुलित विकल्पों को भी तैयार रखने की प्राथमिकता देना आवश्यक है। वाहन क्षमता नियमों एवं मानकों का बार बार उल्लंघन चिंताजनक विषय है। गौरतलब है कि नीति आयोग जैसे थिंक टैंक भी संधारणीय पर्यटन की वकालत करते हैं। फिर भी उत्तराखंड श्रद्धालुओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं चिंता का विषय हैं। इन यात्राओं की लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए यात्रा के दौरान होने वाली मौतों के कारण तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। विशेषज्ञों द्वारा इसके लिए कुछ सुझाव बताए गए हैं, जैसे वहन क्षमता का पालन, सख्त स्वास्थ्य जांच, अनुकूलन को प्राथमिकता एवं बेहतर बुनियादी ढांचा आदि सुनिश्चित करने से सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अब आइए एक नजर डालते हैं चारधाम यात्रा पर। चारधाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह यात्रा उत्तराखंड के हिमालय में स्थित 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक की होती है। इन स्थलों का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है, जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है और देवी यमुना को समर्पित है। यह समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के प्राकृतिक गर्म पानी के झरने और बर्फीले चोटियां श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव कराती हैं। इसके बाद गंगोत्री आता है, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यह स्थल समुद्र तल से तकरीबन 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा को पृथ्वी पर लाने की राजा भगीरथ की कथा से यह स्थान जुड़ा हुआ है। तीसरा पड़ाव केदारनाथ है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे पांडवों द्वारा स्थापित माना जाता है। मंदिर के आसपास की बर्फीली चोटियां इसकी दिव्यता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। और अंतिम पड़ाव है बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर नर नारायण पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वैदिक काल से बद्रीनाथ की धार्मिक महत्वता रही है। चार धाम यात्रा हर साल अप्रैल से नवंबर तक होती है और लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक अनुभव कराती है, बल्कि हिमालय की अप्रतिम सुंदरता का भी एहसास कराती है। तो ये थी वर्ष 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इतिहास एवं कला संस्कृति के करंट अफेयर से संबंधित कुछ खबरों का भाग 1। भाग 2 जल्द ही मैं आपके सामने प्रकाशित करूंगा।
आशा करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इस लेक्चर का PDF पाने के लिए आप हमसे विरद लाइव टेलीग्राम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें विरद लाइव नाम के इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।